वी आर स्टडिंग एफ ब्लॉक एलिमेंट और पूरा का पूरा एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही गेम है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करना है। आज की पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एफ ब्लॉक में 14 मेंबर्स हमारे लेंथेनॉइड्स में हैं, अगले 14 मेंबर हमारे एक्टिनॉइड्स में हैं। तो जो पहले लेंथेनॉइड के जो 14 मेंबर हैं प्लस वन एक लेंथेनम भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इट इज क्लोजली रिजेंबलिंग विद देम। तो इन 14 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये कि यहाँ आपको जेनॉन लिखना है। जेनॉन के बाद आपका 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्योंकि इसके बाद इसकी एनर्जी है ये 54 टू 56 और इसके बाद 4f और 5d में भरने हैं। तो क्योंकि लेंथनम हमारा लेंथनम डी ब्लॉक एलिमेंट है और एफ ब्लॉक नहीं है तो इसमें एफ में 0 है। अब मैं थोड़ा फास्ट भर दे रहा हूं क्योंकि ये हमने पिछली बार पढ़ लिया है कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जेनॉन तो सभी में है बच्चों, जेनॉन 54 सभी में है। डन। आफ्टर जेनॉन यहाँ पे 4f1 है और 5dd1 है, 6s2। इसे हम कह सकते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारी स्टडी में, तुम इसमें टेंशन नहीं लोगे। बस आपको याद रखना है 4f1 5d1 है, फॉलोड बाय यहाँ 4f3 है, 5d 0 है और 6s2 है। और इसके बाद में भैया सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ, ये रहा 402, ये रहा 502, ये 4f में चल रहा है, ये 5d में, ये 6s में 602 एंड दिस इज 702, दिस इज 802। ठीक है 80, ओहो सॉरी सॉरी थोड़ा जल्दी हो गया है। 702 क्या 712, फिर 902, 1002, 1102, 1202, 1302, 1402 एंड 1412। ये सबके कॉन्फ़िगरेशन हमारे इन जनरल आ रहे हैं। ठीक है, these are the general electronic, sorry अब जनरल नहीं कहेंगे, these are the electronic configuration of f block element। अब इसमें एक आध जगह बच्चा कह सकता है कोई हमसे कि ये एक्सेप्शन हमें समझ में आ गया, कौन सा GB, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। ये एक्सेप्शन समझ में आ जाना चाहिए, ये एक्सेप्शन है भी नहीं वैसे तो 14 पूरे भर गए हैं तो अगले में जाएगा ही जाएगा। हाँ ये वाला पॉइंट एक आध बच्चे के समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और अगर ये पॉइंट नहीं आ रहा तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, इट इज बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब आपको जो पॉइंट है दैट इज ये रहे इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ अब जरा इंपॉर्टेंट से देखते जाते हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और हमें चाहिए, इनके +3 का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि लेंथेनॉइड की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। याद रखना है ये थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है और सारे के सारे मेंबर क्योंकि थर्ड ग्रुप में भी प्रेजेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते ही करते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है ऑल लेंथेनॉइड्स हैव कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। अब जरा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर बेटा इनका कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं, जरा 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट से निकाल लें फिर अंदर वाली शेल से निकाल लें। तो ये 6s के इलेक्ट्रॉन निकल गए, 5d के एक निकल गए, तो ये तो आ गया 4f0। लेंथेनम में 4f0 आ गया। अब जरा चेक करो एक्टिनियम में क्या आएगा बेटा, 4f1, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखिए, यहाँ 3 निकालिए 4f2, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए 4f3 एंड आगे भी अगर आप मूवमेंट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखते जाऊंगा बेटा 4f4, 4f5, 4f वर्ड नहीं लिखा है मैंने, आप चेक कर लो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 4f के इलेक्ट्रॉन हैं और मैंने कलर चेंज करके जो लिखा हुआ इस समय वो 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं कब, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन फॉलो हो रहा है 4f0 से लेकर 14 तक। अगर आप यहाँ देख रहे हो यहाँ 4f0 था, फिर 1 2 3 4 5
और ऐसे करते करते अप टू 14 तक ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इनके नाम चाहिए होंगे तो मैंने ऐसे करके लिख दिया है। चलिए बच्चों, ये था इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप सो अगर आपने अपनी कॉपी में लिख लिया तो और अच्छी बात है, वेरी नाइस। नहीं लिखा तो अब आप यहीं से समझेंगे। ठीक है, अब बच्चों प्रॉपर्टीज की बात करनी है कॉन्फ़िगरेशन के बाद। ठीक ना, इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे अभी ऊपर खिसका ले रहा हूँ, फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ले आएंगे नीचे। बेटा लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टीज हमें स्टार्ट करनी है। बेटा पहली प्रॉपर्टी लेंथेनॉइड की, पहली प्रॉपर्टी हम लेके चल रहे हैं, इसकी एक जनरल प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एटॉमिक साइज। तो लेंथेनॉइड का एटॉमिक एंड आयनिक साइज का क्या पॉइंट है? तो एटॉमिक साइज के लिए बेटा ये है कि विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, याद रखना इसमें लेफ्ट टू राइट नहीं कह सकते। लेफ्ट टू राइट तो हम तब कहते हैं जब अलग अलग रखे हो, ये सब एक ही जगह पे रखे हैं तो कभी भी ये मत कहिएगा लेफ्ट टू राइट। विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, यहां एक ही जगह पे रखे गए हैं लेकिन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो बच्चों पहला पॉइंट ये याद रखना है, एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक साइज घट रहा है। 58 का एटॉमिक साइज बड़ा है, 59 छोटा, 60 और छोटा, 61 छोटा, धीरे 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 मार्जिनली चाहे हो लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक, नाउ इसका रीजन क्या है कि ये साइज कम क्यों हो रहा है? ठीक है, तो इसका रीजन का नाम दिया गया है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके रीजन का नाम दिया गया है कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो लेंथेनॉइड का साइज कम होता है। लेंथेनॉइड का साइज क्यों कम होता है, उसका रीजन का नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है ना? तो बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो सार है, जो मेन चीज आपको एग्जाम में लिखनी है वो क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखना है पुअर शील्डिंग। ठीक है, पुअर शील्डिंग। ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाय वन अनदर कह दीजिए या एफ ऑर्बिटल्स बाय वन अनदर। यानी एक एफ का इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीन को पुअर करते जाता है। इलेक्ट्रॉन आने के बाद स्क्रीन पुअर होती जाती है और ऑब्वियसली अगर स्क्रीन पुअर होगी तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होगा। एक बार फिर समझते हैं क्या है ये वाला वर्ड पुअर शील्डिंग, या इसे बेटा स्क्रीनिंग भी कह देते हैं। व्हाट इज पुअर स्क्रीनिंग और पुअर शील्डिंग? बच्चों आपको बस याद तो यही रखना है पुअर स्क्रीनिंग या शील्डिंग, लेकिन मैं आपको एक बार आपकी मतलब ये है ना दिमाग खुल जाएगी, समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही चाहिए कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एफ सबशेल द स्क्रीन बिकम्स पुअर एंड पुअरर। जैसे जैसे एफ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं स्क्रीन पुअर पुअरर हो जाती है, ड्यू टू व्हिच अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड साइज डिक्रीजेस। नाउ ये है न्यूक्लियस, ये है बाहर के इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर 6s शेल थी, मान लीजिए 6s है, ये 6s के इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस साइज होती है, तो ये साइज होना चाहिए या 6th पीरियड का ये साइज होता है। ठीक, इसके बाद अंदर वाली शेल व्हाटएवर ये 4f है मान लीजिए, ये अंदर वाली 4th शेल है। ठीक है, दिस इज 4th शेल।
तो एक कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इन जनरल कहने का मतलब जिसे हम स्क्रीन पढ़ना चाहते हैं वो क्या है कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं यहाँ, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहीं रुकना चाहेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ रुक गया तो ये वाले s इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इसकी पकड़ कम हो गई न्यूक्लियस से, ये बाहर चले जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा। एक्चुअली में साइज बढ़ना चाहिए। साइज क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। जब अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो अंदर की स्क्रीन क्या हो जानी चाहिए? थिकर। और अगर अंदर की स्क्रीन का मतलब तो जानते ही होंगे, अंग्रेजी का ही शब्द है, ठीक है, ये अंदर की स्क्रीन या शील्ड तगड़ी हो गई। अब जब ये शील्ड तगड़ी हो गई तो प्लस चार्ज को यहाँ रुकना चाहिए, और प्लस चार्ज यहाँ रुक जाए तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करके साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन होता एकदम उल्टा है, इसीलिए तो इसे पढ़ना पड़ रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? एकदम अपोजिट है। क्या अपोजिट है? जैसे ही F में इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर F सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो जो F सबशेल है उसकी स्क्रीन पहले से भी ज्यादा पुअर हो जाती है। पहले इस शेल की एक स्क्रीन थी, यानी ये पॉजिटिव चार्ज रोकना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही F में इलेक्ट्रॉन आया ये स्क्रीन एकदम से तो फिलहाल गायब नहीं होगी, सॉरी, लेकिन हाँ ये स्क्रीन पहले से पुअर हो जाएगी। दैट मींस कुछ हट गई, कुछ आ गई, कुछ हट गई, एंड दिस वन ये होनी चाहिए स्क्रीन, लेकिन लेट सपोज यहाँ से गायब हो गई, यहाँ से, तो ये स्क्रीन गायब हो गई। और स्क्रीन पुअर होने पे बच्चों क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बाहर तक जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो अंदर ले आएगा, यानी साइज को क्या कर देगा? रिड्यूस। तो अल्टीमेटली अब आपको पॉइंट क्या याद रखना है बेटा? पॉइंट उतना ही याद रखना है कि F सबशेल में जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी स्क्रीन पुअर होने लगती है, और क्योंकि उसकी स्क्रीन पहले से भी पुअर हो जाती है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जाएगा। स्क्रीन पुअर होने से पॉजिटिव चार्ज बाहर तक जाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा तो साइज को घटा देगा। इसको कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको जो मेन वर्ड याद रखना है वो है पुअर स्क्रीनिंग ऑफ F सबशेल। अब पहले यहां तक किसी को किसी दिक्कत है तो पहले लेते हैं, पूछिए। सर ये पॉइंट दोबारा बता दीजिए, ये स्क्रीन पुअर कैसे हुई? बेटा स्क्रीन पुअर कैसे नहीं हुई है, ये तो सीधे सीधी बात है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या दिया गया है। बेटा हर एक शेल, अब इसको तो और डिटेल में ले जाना पड़ेगा फिर, जबकि जरूरत नहीं है, ठीक है। डिटेल क्या होती है? ये है बेटा Z इक्वल्स टू Z स्टार माइनस सिग्मा, ये है बेटा, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। ये हर एक शेल का, हर एक सबशेल का होता है। ये है एटॉमिक नंबर, ये होपफुली 11 में शायद कभी आपने पढ़ा हो तो ठीक है। इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहां से हम निकालते हैं कि किस केस की स्क्रीन पुअर है या स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी आपके लेवल में ये कुछ है ही नहीं। अभी तो हमें सिर्फ ये समझना था जो हमने ऊपर लिख के समझाया है। ये देखिए क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हेडिंग का नाम है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पहले 2 पॉइंट समझ लो, और यही 2 पॉइंट अभी आपने अप्लाई करने हैं। कौन से 2 पॉइंट? कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से F ब्लॉक के एलिमेंट में निरंतर थोड़ा साइज घटता है, लेकिन ऑलमोस्ट इन सबका साइज एक जैसा है। मतलब ये लेंथेनॉइड जितने हैं ना, ये चाइनीज कहलाते हैं हमारी भाषा में। चाइनीज कहने का मतलब क्या होता है? चाइनीज कहने का मतलब सबके मुखौटे एक जैसे हैं, एक दूसरे से काफी मैच करते हैं, ठीक है। तो सारे लेंथेनॉइड एक जैसे हैं, बस थोड़ा साइज में अंतर है, थोड़ा डिक्रीज होते जाता है, बहुत मार्जिनली। क्यों डिक्रीज हो जाता है इनका साइज? तो डिक्रीज होने के कारण का नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? उसके लिए ये कहा कि इसमें जो F सबशेल है उसकी स्क्रीन पुअर होती है, S की स्क्रीन स्ट्रॉन्ग होती है, P की स्क्रीन उससे पुअर, D की और पुअर, और F की सबसे पुअर। और क्योंकि F की स्क्रीन पुअर है
इसलिए यहाँ एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है which is termed as lengthenoid contraction. चलो क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब बच्चों ये अपनी कॉपी में अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा लेंथेनॉइड के एटम का साइज या आयन का साइज भी घटता है। और अगर लेंथेनॉइड्स में कॉमन सेंस की बात करें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आने के बाद एक रेगुलर बिहेवियर इन कॉन्फ़िगरेशन भी आ रहा है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए भी स्टेबल है क्योंकि ये थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं, इन सब की पोजीशन एक ही है। तो अगर इनके आयंस का साइज देखेंगे ना, साइज ऑफ आयन, तो वो एकदम रेगुलर है +3 का। ये एनसीईआरटी में दे रखा है La+3, Ce+3 और ये Lu+3, लगातार साइज कम हो रहा है। और बेटा लेकिन ये कमी जो है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है शायद 117 पिकोमीटर, और ये वाली वैल्यू दे रखी है 111 पिकोमीटर, दैट मींस मात्र 6 या 7 पिकोमीटर, जो भी कह लीजिए, 6 और 7 पिकोमीटर में सारे के सारे 14 एलिमेंट्स हैं। तो लेंथेनॉइड्स क्लोजली रिजेंबल्स विद देमसेल्फ। लेंथेनॉइड का आपसी तालमेल बहुत है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं, ठीक है। और ये इनके साइज की वजह से आपको पता लग रहा है कि ये रिजेंबल करते हैं। तो पहली हेडिंग आई होप सो आपको क्लियर हो गई, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या साइज। अल्टीमेटली पहली हेडिंग का सार क्या है, आपको कहना है लेंथेनॉइड्स में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा साइज कम होता है, उसका कारण है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। Lengthenoid contraction क्या है? It is poor screening of F subshell. As the electron enters in F subshell, its screen becomes poorer. Therefore, जब screen बहुत ज़्यादा poor हो जाएगी तब क्या होगा? Therefore, the nuclear attraction increases. Screen poor हुई, attraction बढ़ा, and atomic size decreases. तो lengthenoid में size घटता है. Almost all the lengthenoids have almost same size. थोड़ा घट हो रहा है, but same size. They have quite similarity. पहला पॉइंट। अब जिन बच्चों को साइज समझ में आ गया और ये समझ में आ गया एक जैसा साइज है, उन्हें समझ में आ गया ना ये लेंथेनॉइड एलॉय बनाएंगे, क्योंकि डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, जब साइज सेम होता है तो एलॉयज बनते हैं। तो लेंथेनॉइड्स एलॉयज आसानी से बना लेते हैं। लेंथेनॉइड क्यों एलॉयज बना लेते हैं? ड्यू टू सिमिलर साइज। साइज एक जैसा होने की वजह से ये आसानी से एलॉयज बनाते हैं। इनका एक एलॉय बहुत हिट है which is named as मिश्क मेटल, ठीक है। ऑब्वियसली नाम है MISCH, मिश्क मेटल। हम मिक्सचर ऑफ मेटल पढ़ लेंगे याद रखने के लिए, इससे लाइटर फ्लिंट्स, बुलेट के शेल्स या कवर्स ये सब बनाए जाते हैं। फिलहाल मिश्क मेटल इसका नाम है। तो लेंथेनॉइड का सबसे इजी या मेन यूज जो है एलॉयज बनाने का है, और वो एलॉय का एक नाम याद रखना है मिश्क मेटल। इसमें 95% लेंथेनॉइड्स के मिक्सचर है, बाकी 5% में बाकी और चीजें भी होंगी। फिलहाल ये था एटॉमिक एंड आयनिक साइज। आयनिक साइज लगातार कम होता है, और बच्चों याद रखना है कि बोर्ड तक में क्वेश्चन आया हुआ है एक आध साल पहले कि 4 नाम दे दिए उन्होंने, कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट वाले, सारे लेंथेनॉइड नहीं, 4 नाम दे दिए। पहला दे दिया La, आखिरी दे दिया Lu, बीच में दे दिया Eu क्योंकि ये हाफ फील्ड में स्टेबल था, एक आध इन्होंने और दे दिया जैसे Pm दे दिया, और कहा इन चारों को अरेंज करो +3 के साइज में। तो अब आप ये नहीं कह सकते एग्जाम में कि यार हम कहां तक याद करें ये वो, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल कैसे? La से स्टार्टिंग होनी है लेंथेनम से, Lu पे एंडिंग होनी है, तो ये दो तो मालूम है किनारे वाले हैं। Eu 63 होता है, और अगर आप थोड़ा बहुत सीरीज को पढ़ेंगे तो बस क्वेश्चन में इतनी गम है कि EU से पहले PM रखें या बाद में। तो अगर आप पढ़ें तो EU से पहले PM आता है। तो साइज लगातार घटता है, ऐसे करके ऑर्डर आ जाएगा, आपको ऐसे शो करना होगा। फर्स्ट हेडिंग इज साइज। अच्छा, सेकंड हेडिंग एलॉय। एलॉय क्यों बनाते हैं? एक जैसे साइज है इसलिए एलॉय बनाते हैं। तो लेंथेनॉइड की 2 प्रॉपर्टी हो गई, एक साइज एक एलॉय। थर्ड है लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनॉइड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहते हैं?
ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप थर्ड के मेंबर हैं। और फिर जब एक्सपेरिमेंटली किया गया और देखा गया, इन सब में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल थी। सारे के सारे मेंबर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते ही करते हैं, क्योंकि एक सिमिलैरिटी इन साइज भी है, एक सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। तो ये माना गया मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3। लैंथेनॉइड थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं, सिमिलैरिटी है कॉन्फ़िगरेशन में, +3 के बाद F में 0 से 14 तक बढ़ते हैं, साइज में एक रेगुलर ऑर्डर आ जाता है। तो आपको याद रखना है द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल लैंथेनॉइड्स आर +3। सारे लैंथेनॉइड भी सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है, ये याद रखना है। जबकि कुछ लैंथेनॉइड +2 भी शो करते हैं, कुछ +4 भी करते हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जो लैंथेनॉइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो आसानी से +3 में चले जाते हैं, ठीक है, आसानी से +3 में चले जाते हैं। और अगर वो +2 से +3 में चले गए तो बेटा इनका हो गया ऑक्सीडेशन, और अगर इनका हो गया ऑक्सीडेशन तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुछ लैंथेनॉइड्स +2 में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो +2 से +3 चले जाते हैं, +2 से +3 का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से कौन से एजेंट गिने जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये अभी मैं याद कराऊंगा आपको। कुछ लैंथेनॉइड +4 शो करते हैं, लेकिन ये +4 से +3 जाएंगे ही जाएंगे, यानी इनका होगा रिडक्शन। और अगर ये रिडक्शन होगा तो ये एजेंट में कौन से हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये अभी आपको समझ में आ भी जाएगा कौन से हैं एलिमेंट और क्यों आते हैं, ये अभी आप समझ में आ जाएगा। पूछो भैया शिव जी, क्या पूछ रहे हैं आप? पूछ रहा था जोर से पूछो बेटा। सर, मैं कह रहा था कि जैसे डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सर, यहाँ पर क्यों नहीं होती? तो बता तो रहे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं बेटा, यहाँ पे भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन मोस्ट कॉमन सब मेंबर जो शो कर रहे हैं वो है +3, और +2 भी है, +4 भी है। बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इसका लगे ना लीक से अलग जा रहा, नहीं समझ में आ रहा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है, इसलिए ये काम नहीं होता। अधिकतर इस चैप्टर के आंसर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के सिर पे मार दिए जाएंगे। फिर भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 3 जो दिख रहा है आपको वो मोस्ट कॉमन है, यानी सब शो करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने +2 भी दिखाई है, +4 भी दिखाई है, तो इसका क्या मतलब है, वेरिएबल तो हो ही गया कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन डी ब्लॉक की तरह उतने ज्यादा वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो डी ब्लॉक में क्यों ज्यादा वेरिएबल था कि 4 या NS और N-1 D का गैप बहुत कम था, दोनों शेल टेक पार्ट करती थी, इसलिए उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ज्यादा थी। यहाँ गैप ज्यादा अंतर है, 6S 5D 4F गैप अंतर है, तो इसलिए उतनी ज्यादा नहीं। फिर भी मैं शो कर देता हूँ अभी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन है +3, और +2 और +4 भी शो करते हैं। बेटा +2 शो करता है, +4 पहले आपको करते हैं तब से 4, याद रखने के लिए मैंने एक वर्ड बना रखा है, तब से 4, ठीक है, तब से 4 मतलब TB और CE 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो TB एंड CE shows 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऐसे ही EU एंड YB shows 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, UV 2 तब से 4। अब आप इसे और कोई वर्ड बना सकते हैं वो बना लीजिए, और फनी कुछ बना सकते हैं वो बना लीजिए। EU और YB +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और TB और CE +4, ठीक है। इसके अलावा भी एनसीईआरटी ने 3 एलिमेंट और दे रखे हैं 2 में या 4 में, कभी क्वेश्चन नहीं आया, इन्हीं 2 पे आया है, इन्हीं 2 को मैं आपको याद कराता हूँ। देखते हैं बेटा ऐसा क्यों है, ठीक है बच्चों। अगर हम इस पे नजर डालें, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे हम इस हेडिंग के साथ आईपी भी पढ़ सकते थे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कलर्ड कर दे रहा हूँ, थोड़ा आपको इजीली दिख जाए। TB तब से 4 और CE,
ये रहा CE, ये मैंने हैशटैग लगाया है, और भैया PB ये मैंने हैशटैग लगाया है। जरा देखो इन दोनों में आपको दिख गया होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों स्टेबल है। आई होप सो अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया होगा इन दोनों में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों स्टेबल है। यस सर। बेटा ये जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 ये, 1 ये, 1 ये नोबल गैस में चला जाएगा, यानी एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, इसलिए इसका +4 स्टेबल है। ऐसे ही ये जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 यहां से 2 यहां से, दिमाग लगाओ, 2 यहां से 2 यहां से, तो 7 रह गए, और अगर 7 रह गए बात ही खत्म, हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड भी स्टेबल है। तो PB और CE 4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करना चाहते हैं? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। PB में 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाफ फिल्ड होता है, याद रखना, और CE में 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नोबल गैस हो जाती है, इसलिए तब से 4 में किसी को दिक्कत है तो पूछो। हाँ, एक बच्चे ने अब जैसे पूछा है 2 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या, बता तो रहा हूं। एक बच्चे ने पूछा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों स्टेबल है। बेटा +3 इज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप में पाया जाता है, ये सारे के सारे लेंथेनॉइड 3rd ग्रुप में है, तो इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और उसकी स्टेबिलिटी के लिए आप कह सकते हैं कि एक रेगुलर बिहेवियर इन F सब शेल के कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, +3 में 0 से 14 आ रहा है, साइज में रेगुलर बिहेवियर आ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं ये ग्रुप 3 में पाए जा रहे हैं इसलिए है। तो ग्रुप 3 की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इवन जहां पे PB और CE, बच्चों ये जो 4 शो कर रही है ना, ये भी 3 में आती हैं, ये अभी मैंने आपको बताया था कि ये भी 3 में आएंगी, इनका रिडक्शन होगा तो कौन से एजेंट हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो 4 में आती है वो भी 3 में चेंज हो जाएंगी, जो 4 शो कर सकती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी 3 में आ जाएगी। एक रीजन और दे सकते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। याद होगा आपको इलेक्ट्रॉन गेन इन सॉरी इट डिपेंड्स ऑन 3 एनर्जीज, हीट ऑफ एटमाइजेशन, उसके बाद आयनाइजेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद हाइड्रेशन। तो हो सकता है उन सबका ऑक्सीडेशन या इन तीनों एनर्जीज का सम सबके लिए +3 के लिए आ रहा हो, इसलिए +3 ज्यादा स्टेबल है। फिलहाल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड इज +3, लेंथेनॉइड कॉमनली +3 शो करते हैं, और +3 के बाद +2 एंड +4 भी शो करते हैं। +4 से ज्यादा क्यों नहीं करते, तो उसका रीजन लेंथेनॉइड इंटरेक्शन, सबका साइज एक जैसा है, एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है, आयनाइजेशन इतनी ज्यादा है कि लूज नहीं हो पाते, तो +4 से ऊपर कम पाई जाती है। तो पहले 2 आपको अगर क्लियर हो तो अगले 2 पे शिफ्ट करें। तो ये 2 हमने जो यहाँ लिखे, मैंने दोबारा लिख दिए नीचे, CE एंड PB, ठीक है, तब से तब हो गया 4, तब से 4 हैं, लेकिन ये +3 में जाएंगे, इनका होगा रिडक्शन, और जब भी होगा रिडक्शन तो ये हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जरा बात कर लेते हैं यूवी की। यूवी युवराज सिंह वाला अपना यूवी, अब मैं इसके लिए फिर कलर चेंज कर देता हूं आपको, ठीक है, अब कि मैं व्हाइट से लिख ले रहा हूं, ये रहा यूवी। तो बेटा एक मैंने ये EU पे लगाया है, और सॉरी YB पे लगा दिया है, और एक ये रहा E, ठीक है। तो अगर आप EU और YB के हैश को देख पा रहे हो तो यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुश हैं, काहे? ये वाला, ये जो इसे यूरोपियम कहते हैं शायद, यूरोपियम, और ये यटरबियम होता है, यटरबियम और यूरोपियम आपको एकदम साफ दिख रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद यूरोपियम हाफ फिल्ड हो गया और यटरबियम फुल फिल्ड हो गया। 4s 7 और 14 होता है ना, इसलिए ये शो करना चाहते हैं +2 एंड +4। लेकिन ये दोनों जो नवाब है हमारे, एक EU और एक YB, ये दोनों भी कहां आएंगे? +3 में, क्योंकि ग्रुप या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इन दोनों का भी क्या हुआ? रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद सॉरी इन दोनों का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की वजह से कौन से एजेंट हो गए? रिड्यूसिंग एजेंट।
बताओ ये ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट में मेन मुद्दे क्या है? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिंफेनॉइड इज +3, दे बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, इसलिए, और दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या रेगुलर ग्रेडेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट साइज, मोस्ट स्टेबल +3 है। सेकेंड पॉइंट, कौन कौन +4 में एग्जिस्ट करते हैं? तो +4 में तब से 4 टीबी एंड सीई सीरियम ये शो करते हैं +4, बट दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गलत हो गया, दे एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये 4 में है तो 3 में जाएंगे, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और ऐसे ही दैट इज वी नो दैट EU एंड YB, EU and YB shows +2 oxidation state। क्यों करते हैं? Due to electronic configurations। Electronic configurations की वजह से +2 करते हैं, but they act as reducing agent। ठीक है। एक आध क्वेश्चन है हमारे कोर्स में कि ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं TB और CE, फिर भी इनको एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज कर लेते हैं, मतलब एनालिसिस करने के लिए सॉल्ट एनालिसिस में यूज कर लेते हैं। क्यों? एनसीईआरटी में ही ये क्वेश्चन है शायद ये, या सॉरी एग्जाम्पलर में है, तो इसका एक सिंपल रीजन उन्होंने दे रखा है, भले ही एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज किए जा सकते हैं क्योंकि रिएक्शन की जो रेट है या काइनेटिक्स है वो बहुत स्लो है, मतलब रिएक्शन धीरे चलती है, उतनी देर में हमारा एनालिसिस हो जाता है। तो दे कैन, व्हाई दे कैन यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, या हाउ कैन वी यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके पीछे रीजन है they have very slow kinetics, hence they are used in analytical chemistry। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। सो ये हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब बताइए, पहली हेडिंग हो गई थी हमारी एटॉमिक साइज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज जिसमें लिंफेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आना था मेनली, फिर एलॉय बनाना आ रहा था, मेटल याद रखना था, और उसके बाद हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट। इन 3-4 प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत तो जल्दी पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट। सर एनालिटिकल केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर एनालिटिकल केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं? नहीं, वो रहने दीजिए, अभी आप मैं आपको अलग से बता दूंगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है, लैब में जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसे कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। और उस एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये आता है जब एनालिसिस करते हैं कि हमें एजेंट्स लेने पड़ते हैं, मतलब हमें पता करना है कि यहाँ पे जिंक है नहीं है, क्रोमियम है नहीं है, तो इसके लिए हमें एजेंट्स लेने पड़ते हैं, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। तो वहां का एक क्वेश्चन था, जस्ट उसे अभी आप ऐसे ही याद रखेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में वाटर को ये तो ऑक्सीडाइज कर देंगे क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अगर वो वहां वाटर हुआ ही नहीं तो फिर रिएक्शन कैसे पता करेंगे, मतलब काम कैसे चल रहा है। तो वहां आंसर ये है कि ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम इनका यूज करते हैं, लेकिन रिएक्शन स्लो है इसलिए सारा वाटर उड़ता नहीं है, तो मतलब रिएक्शन इज स्लो, बस इतना ध्यान रखना है और गौर ना करना है। चलिए क्लियर है, वेरी गुड। ये बच्चे टाइप कर देते हैं, मिला क्या है, वेरी नाइस, थैंक यू बच्चों। अब आ रहे हैं अगली प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने इसीलिए यहीं पे बोलो, एक्सक्यूज मी सर, सीई और टीबी में जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और फिर रिडक्शन होने के बाद जब +3 होता है तो ज्यादा स्टेबल +3 होगा ना? हाँ और क्या, मैंने आपसे क्या कहा कि इस ग्रुप का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हम कई बार ये सोचते हैं कि इसका ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, लेकिन भैया कॉन्फ़िगरेशन के अलावा भी तो फैक्टर हैं, और इसीलिए मैंने 2-3 बार गिनाया आपको कि भैया सब्लिमेशन एनर्जी या हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, आयनाइजेशन, इन सबको मिला के है। अच्छा बेटा खुद सोचो, पिछले चैप्टर में मतलब डी ब्लॉक में आपने कई बार लिखा है या क्वेश्चन किया है, कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन +1, और कॉपर +1 का कॉन्फ़िगरेशन है 3d10, कॉपर +2 का है 3d9। तो भाई कॉन्फ़िगरेशन पे अगर सारी कहानी टिकी होती तो 3d10 वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, कॉपर +1 होता तो +2। तो वहां आपका आंसर क्या था, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट्स ओवर आयनाइजेशन। इस ठीक है। हाँ बच्चों कोई डाउट?
वेरी गुड, क्लियर है। अब बच्चों अगली हेडिंग का नाम है दैट इज टर्म्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी में ऑलमोस्ट सबके सबकी फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एक जैसी है। लगभग सब में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 600 किलो जूल के आसपास है और सेकेंड आयोनाइजेशन लगभग सभी में 1200 के आसपास है ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए सब में आखिरी इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन शुरू का पहला और दूसरा निकालना है वो तो 6s से ही निकालना है। लगभग सबका साइज एक जैसा है लगभग, तो इसीलिए लगभग सभी में आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड एक जैसी है। थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी ये तो हम भी मान रहे हैं क्योंकि साइज घट रहा है, तो थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन 600 है, सेकंड 1200 है, तो ऑब्वियसली किसी की 600 और किसी की 605 और 610 है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। और एनसीईआरटी की वैल्यू है कि ये वैल्यूज जस्ट लाइक सेकेंड ए ग्रुप की तरह है, मैग्नीशियम कैल्शियम के तरह है। जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम में फर्स्ट और सेकंड होती हैं 600-1200 के आसपास, वैसे ही इसमें भी सेकेंड ए ग्रुप की तरह है। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब हम कह रहे हैं सेकेंड ए ग्रुप की तरह है तो सेकेंड ग्रुप कौन सा है हमारा? बेरिलियम कैल्शियम मैग्नीशियम वाला। उस ग्रुप में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन छूटते हैं और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉनॉइड्स आर आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 2 के आसपास ही है, बहुत अंतर नहीं। ठीक है, अब बात करनी है मेन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की। तो ये जरा ध्यान से देखो, शायद आपको क्लियर हो। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तीन प्राणियों की बहुत ही कम है, मतलब सेकंड से कम नहीं होगी लेकिन थ्योरेटिकल से कम है। भैया थर्ड आयनाइजेशन किस किस की कम है? बेटा थर्ड आयनाइजेशन La की कम है, Lu की कम है और Gd की कम है। बताइए समझ में आया? La, Lu और Gd इन तीनों की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कम है। बोलो क्लियर है? और कैसे भी याद रखें हमें उससे नहीं है, लेकिन हम जनरल भाषा में मेरे को लिखना है ना, इसलिए मुझे जगह चाहिए। चलो अभी आप देख लो La की थर्ड आयनाइजेशन कम क्यों है? भैया दो इलेक्ट्रॉन जे निकल गए, अगर ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो नोबल गैस अचीव हो जाए, तो इसलिए थर्ड आयनाइजेशन कम है। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ये निकल गए, अगर ये भी एक निकल जाए तो फुलफिल्ड हो जाए, ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाए तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है। तो La, Lu और Gd इनकी थर्ड आयनाइजेशन याद रखा जाएगा। La स्टार्टिंग मेंबर, ठीक है, Lu एंडिंग मेंबर और बीच में Gd इनकी थर्ड टर्म। स्टार्टिंग में नोबल गैस याद रखने हैं, एंड में F14 हो जाता है और मिडिल वाले में हाफ फिल्ड याद रखना है। और कैसे भी याद रखा जा सकता है और कोई तरीका, अगर क्योंकि ना La वर्ड और फिर Lu वर्ड अगर इन्हें साथ साथ लिखते हैं तो लालू लगने लगते हैं। तो लालू जीनियस कम है तभी तो जेल में चले गए, ठीक है, जीनियस होते तो जेल में कैसे जाते? देखो इतने बड़े बड़े घोटाले करके लोग घूम रहे हैं, लालू जी जेल में पहुंच गए, ठीक है, छोटा सा घोटाला, चारा घोटाला, फिर भी जेल में चले गए, तो लालू जीनियस कम है। इज इट क्लियर? थर्ड आयनाइजेशन La, Lu, Gd की कम है, ये याद करें। La, Lu, Gd has lesser third ionization. Very good. क्लियर है? अब एक बच्चे ने पूछा है फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन और थर्ड आयनाइजेशन बता दीजिए। बेटा पहला इलेक्ट्रॉन निकलना फर्स्ट आयनाइजेशन होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलना सेकंड होता है। और इससे पहले हमने डी ब्लॉक में ये पूरी एक हेडिंग ही पढ़ी है, आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं। किसी भी एटम से एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन का निकलना आयनाइजेशन कहलाता है। और फर्स्ट आयनाइजेशन मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकलना। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर से निकालने चाहिए, ये 6s से निकलेंगे, फिर 5d से निकलेंगे, 5d में है नहीं तो 4f से निकलेंगे, इसे आयनाइजेशन कहते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन क्या है? यही है और क्या है, ठीक है। और कोई बच्चा कुछ खास कह नहीं रहा, ठीक है। तो आयनाइजेशन में सबने वन टाइप किया है मैक्सिमम बच्चों ने, ठीक है, और दिस वन इज ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। दो क्लियर है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्लियर है? साइज क्लियर है,
साइज से रिलेटेड हो गया, एलॉय वो क्लियर है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है, आयनाइजेशन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। अच्छा, थर्ड आयनाइजेशन ज्यादा किस की है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ज्यादा किसकी है? तो आपको अगर याद आ जाए, युवराज सिंह भी यूवी यूवी 2 में रहना चाहता है, तो तीसरा हेलो इलेक्ट्रॉन सर। करना चाहता है, तो थर्ड आयनाइजेशन ज्यादा किसकी है? EU और YB की थर्ड आयनाइजेशन ज्यादा है। शायद समझ में आ गया हो क्यों? क्योंकि ये जो मैंने वाइट कलर से दिखाया था, आप इस पे फोकस करो, तो यहाँ थर्ड ज्यादा है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा मुश्किल से निकलेगा, इसलिए EU और YB की थर्ड ज्यादा है, LA LU GD की थर्ड, ठीक। नेक्स्ट है कलर, या ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ये कौन सा पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है? आप पढ़ चुके हो डी ब्लॉक में, क्या पढ़ चुके हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना कहलाता है पैरामैग्नेटिक। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना कहलाता है सर पैरामैग्नेटिक। अब आ रही है आवाज? नहीं आ रही आवाज। अब नहीं आई? सर आ रही है। सर आ रही है। चलो सही है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना ये कहलाता है बेटा मैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जहां सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, सिर्फ La+3 Lu+3 लालू, La+3 और Lu+3 को छोड़ दो, तो बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है +3। जैसे अगर मैंने यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो ये 4f0 हो गया, ये 4f14 हो गया। बाकी जरा देखना, 4f1 1 अनपेयर, 2 अनपेयर, 3 अनपेयर, 4 5 6 7, 7 के बाद पेयर होना शुरू हो जाएंगे, तो 1 अनपेयर, 6 अनपेयर, 5 4 1 2 1 0, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में किस में नहीं है उनको देख लेते हैं, भैया किस में नहीं है। तो बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है? La+3 Lu+3, इन दो में अनपेयर्ड नहीं है। या एक कहना चाहे तो Ce+4, क्योंकि Ce+4 में भी चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अनपेयर नहीं। तो अनपेयर कहाँ कहाँ नहीं है? La में नहीं है, Lu में नहीं है, Ce+4, बाकी सब में अनपेयर। एक बार फिर सोच के देखिए बेटा, जितने भी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होती हैं वो कलर्ड होती है। पैरामैग्नेटिक या अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, कलर्ड होती है। तो यहाँ कलर्ड कौन सी है? सारी। कलरलेस कौन सी है? लालू कलरलेस। याद रखना कितना आसान है। लालू की फोटो दिमाग में ले जाओ, ठीक है, आपको एकदम लालू में याद लगेगा, सफेद बाल, सफेद कुर्ता, सफेद पजामा, सफेद लालू कलरलेस। La+3 Lu+3 कलरलेस है। हाँ, एक और हो सकता है +4 में, दैट इज Ce+4 कलरलेस। तो कंसेप्ट वही है, 4f0 या 4f14 कलरलेस, और 4f में बाकी कहीं पे भी है कलर। तो बताओ भैया, अगली हेडिंग का जो नाम था, अब इसकी जरूरत नहीं पड़नी इसलिए हटा रहा हूं बेटा। अगली हेडिंग का हमारा नाम था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमने कहा चीजें पैरामैग्नेटिक होंगी या डायामैग्नेटिक होंगी। पैरामैग्नेटिक कौन से हैं भैया? ऑलमोस्ट सभी पैरामैग्नेटिक हैं, एक्सेप्ट, इनको छोड़ दीजिए, La+3 Lu+3 या Ce+4, ये 3 डायामैग्नेटिक हैं। और जो डायामैग्नेटिक हैं वो बेटा, जो डायामैग्नेटिक है वो कलरलेस है, ठीक है। और जो भी पैरामैग्नेटिक है इसके अलावा सारे के सारे वो कलर है। यहाँ कलर के लिए वर्ड या मैग्नेटिक का फॉर्मूला अभी भी हम वही यूज करते हैं, √n+2, बट हम कहते हैं यहाँ स्पिन के साथ एंगुलर मोमेंटम भी आता है या एंगुलर भी होता है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंटम इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन डी ब्लॉक।
डी ब्लॉक से कुछ कॉम्प्लिकेटेड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फॉर्मूला भले ही अभी भी वही यूज कर लेते हैं, √n+2, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा कलर की, तो वो अगली प्रॉपर्टी है, ये कलर प्रॉपर्टी। इसके बाद कलर एंड प्रेसिपिटेशन। बेटा डी ब्लॉक में कलर क्यों आया था, वहां वर्ड यूज होता था डी डी ट्रांजिशन, डी सबशेल के अंदर एक दूसरे में शिफ्टिंग होना, डी डी ट्रांजिशन। यहाँ कलर क्यों आएगा, तो यहाँ के लिए वर्ड यूज कर लेंगे एफ एफ ट्रांजिशन। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो एफ एफ ट्रांजिशन जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इजीली है, तो एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से कलर। तो व्हाई दे आर कलर्ड, ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन। फिर वही वाला पॉइंट, दे एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन एंड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज, ये विजिबल रीजन से एक लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, उसका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा वो हमें यहाँ दिखेगा। तो ये हुआ एफ ब्लॉक के बारे में प्रॉपर्टी। अब बच्चों आपने करना क्या है, एफ ब्लॉक में दो ग्रुप थे, एक था लेंथेनॉइड और एक था एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड की ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार आप पढ़िए बुक से थोड़ी सी, कल मैं डिस्कस करके ये फिनिश हो जाएगा आपका डी एंड एफ। ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी हो गई, एक आध वर्ड बचा, जैसे एफ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, +3 में सारे कंपाउंड बनाते हैं, तो ये दो चार पॉइंट छोटे छोटे से बचे हैं, अदरवाइज एफ ब्लॉक इज फिनिश्ड, ठीक है। चलो बच्चों इसको अब हम कल डिस्कस करते हैं ड्यू टू टाइम बाउंडेशन। सर